वह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन किए गए फराव हैं। लेकिन आज भी तुतनखामुन के खजाने में बहुत कुछ रहस्य छिपा है। राजा तुतनखामुन की कब्र के अंदर दो छोटी मम्मी छिपी हुई थीं, जिन पर अधिकांश लोगों का ध्यान ही नहीं गया। दशकों तक उन्हें नजरअंदाज किया गया और भुला दिया गया। फिर आखिरकार विज्ञान ने अपनी बात कही। इन नाजुक शरीरों से प्राप्त डीएनए ने एक ऐसे सत्य को उजागर किया जिसे मिस्र ने कभी मिटाने की कोशिश की थी, और एक ऐसे शाही इतिहास को फिर से लिखा जो दर्द और रहस्यों से भरा था और इतिहास से लंबे समय से छिपा हुआ था। ये बच्चे आखिर क्या छुपा रहे थे? आइए पता लगाते हैं। वह रहस्यमयी बक्सा जिसने सब कुछ बदल दिया। 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने राजा तुतनखामुन के मकबरे के सीलबंद प्रवेश द्वार को खोला, जिससे सोने के प्रति दुनिया का आकर्षण पूरी तरह से बदल गया। खबर के तेजी से फैलने से सदियों से छिपे खजानों की कल्पनाओं में हलचल मच गई। मकबरे में कदम रखना एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश करने जैसा था, जो अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण थी, जिसमें शाही रथ, आलीशान फर्नीचर, रत्न जड़ित मंदिर और वह मनमोहक स्वर्णिक मुखौटा शामिल था जो आज भी लोगों को विस्मित करता है। पुरातत्व के क्षेत्र में यह आश्चर्यजनक खोज अद्वितीय बनी हुई है, जिसने इतिहास में कार्टर के स्थान को और भी पुख्ता कर दिया है। चमक और दमक के कारण सबका ध्यान सबसे बड़ी और चमकदार वस्तुओं की ओर आकर्षित हुआ। तस्वीरें खींची गईं, पत्रिकाओं में सोने के चित्र और अवलोकन भरे पड़े थे। हालांकि धन के प्रति इस आकर्षण के बीच एक छोटी और साधारण सी चीज पृष्ठभूमि में छिपी हुई थी। यह चमकीला नहीं था, ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था, फिर भी इसमें किसी शाही मुकुट या कीमती रत्न से कहीं अधिक गहरा वृत्तांत छिपा था। मकबरे के भीतर एक छोटा सा कक्ष था जिसे खजाना कक्ष कहा जाता था। अंदर कार्टर को एक साधारण लकड़ी का संदूक मिला। उस पर न तो सोने की सजावट थी, न ही रंगीन पेंट, और न ही अधिकार या वैभव दर्शाने वाले कोई जटिल प्रतीक। अनगिनत धन दौलत से घिरी वह पेटी देखने में साधारण और भद्दी लग रही थी, मानो पहली नजर में उसका कोई महत्व ही न हो। पेटी के अंदर 2-2 मिनट में तैयार हुए ताबूत एक दूसरे के बगल में रखे हुए मिले। ये ताबूत इतने छोटे थे कि इन्हें बाहों में उठाया जा सकता था। इनमें से एक की लंबाई मात्र 19 इंच से थोड़ी अधिक थी। दोनों ताबूत लकड़ी के एक ही ठोस टुकड़े से तराशे गए थे, जो बारीकी से किए गए काम को दर्शाते हैं। हालांकि इनमें कोई अलंकरण नहीं था। कार्टर और उनके साथियों द्वारा ताबूत खोलने पर उन्हें एक चौंकाने वाली खोज मिली। प्रत्येक छोटे ताबूत के अंदर एक और ताबूत था। एक रहस्य के भीतर एक और रहस्य छिपा हुआ था। भीतरी ताबूत नाजुक सोने की पन्नी से ढके हुए थे। मिस्र में मिली सबसे छोटी ममीज को लिनेन के कपड़े में लपेटा गया था। वे ऐसे शिशु नहीं थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया हो, बल्कि अजन्मे जीव थे, 2 नन्ही बच्चियां जिन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। एक संतान लगभग 5 महीने की गर्भस्थ थी, जबकि दूसरी उससे आगे अनुमानित रूप से 7 से 9 महीने की थी। दूसरी संतान लगभग जन्म लेने के लिए तैयार थी, जीवन का अनुभव करने के कगार पर थी। इन दोनों बेटियों के पिता राजा तुतनखामुन हैं। भव्य अंत्येष्टि समारोह के दौरान सामर्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के भीतर गहरे दुहक की अनुभूति हो रही थी। अल्पकाल तक शासन करने वाले इस युवा सम्राट ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी संतान को खो दिया था। यह दुखद घटना वैभव के बीच छिपी रही और अक्सर इतिहास में एक महत्वहीन घटना मानकर भुला दी गई। इसके बाद भी उलझन जारी रही। छोटे ताबूतों के चारों ओर लगी पट्टियों पर तुतनखामुन की दादी रानी तेये का नाम खुदा हुआ था।
इससे शुरुआती जांचकर्ता असमंजस में पड़ गए। बच्चों और युवा राजा के बीच वास्तविक संबंध को लेकर अटकलें लगने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें औपचारिक उद्देश्यों के लिए वहां रखा गया था। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि वे राजा के लिए परलोक में एक नई शुरुआत का प्रतीक थे। किसी को भी स्पष्टता नहीं मिली, जिससे सच्चाई रहस्य में डूबी रह गई। दोनों छोटी मम्मियों के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण उन्हें काहिरा चिकित्सा विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया और सुरक्षित रूप से लोगों की नजरों से दूर रखा गया। उन्हें न तो जनता के प्रदर्शन के लिए रखा गया और न ही किसी ऐसी लोकप्रिय प्रदर्शनी में शामिल किया गया जिसने विश्व स्तर पर दर्शकों को आकर्षित किया हो। इसके बजाय उन्हें एक अनसुलझे रहस्य के रूप में देखा गया, जिन्हें शांतिपूर्ण एकांत में बिना किसी बाधा के रहने दिया गया। लगभग 100 साल बीत गए। वर्ष 2008 में मिस्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। पुरातत्व के क्षेत्र में देश के अग्रणी विद्वान जाही हवास ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना का खुलासा किया। $50 लाख की लागत से एक अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा था। इस प्रयोगशाला का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन मिस्र के शाही मम्मियों का विश्लेषण करना था। वैज्ञानिक पहली बार राजा तुतनखामुन की मम्मी की जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वे लकड़ी के बक्से में मिली 2 छोटी मम्मियों पर भी परीक्षण करेंगे, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। उद्देश्य सीधा सादा प्रतीत होता था, बच्चों के पितृत्व की वैधता का निर्धारण करना था। हालांकि इस परियोजना से जुड़े जोखिम काफी अधिक थे। समय बीतने के साथ प्राचीन डीएनए क्षीण हो जाता है, नाजुक और विरल हो जाता है। इसके अलावा मम्मी के संपर्क में आए लोगों से संक्रमण फैलने की आशंका ने चिंता पैदा कर दी। कुछ विशेषज्ञों ने सफलता की संभावना पर संदेह व्यक्त किया और आशंका जताई कि परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं। फिर भी टीम ने अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने बड़ी सटीकता से छोटी मूर्तियों की हड्डियों में छेद करके प्राचीन नमूने निकाले। इस खोज से प्रारंभिक प्रश्न का उत्तर मिल गया। यह पुष्टि हो गई कि ये बच्चे वास्तव में राजा तुतनखामुन के वंशज थे। हालांकि यह खुलासा जांच का सिर्फ प्रारंभिक चरण था। असली खुलासा कहीं अधिक बड़ा और भयावह था। उन लावारिस शवों में मौजूद डीएनए ने राजा के संपूर्ण वंश इतिहास का खुलासा कर दिया। इसने उन लंबे समय से छिपे हुए सत्यों को उजागर किया जिन्हें जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया था। आनुवंशिक कोड ने राजा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसने उनके वैवाहिक जीवन और उनके शाही वंश के अचानक अंत को स्पष्ट किया। तो इन भ्रूणों ने कौन से रहस्य उजागर किए, आइए जानते हैं। तुतनखामुन का स्वर्ण मुखौटा, जिसे कमजोर राजा कहा जाता है, एक प्रसिद्ध प्रतीक है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस व्यक्ति के वास्तविक सार को समझते हैं जिसका यह मुखौटा था। तुतनखामुन न तो युद्ध के मैदान में एक शक्तिशाली शासक थे, न ही उन्होंने भव्य स्थापत्य कला की उपलब्धियों या विजयी युद्धों की कोई विरासत छोड़ी। उनका जीवन संक्षिप्तता, एकांत और पीड़ा से भरा था, जो वैभव और वैभव के दिखावे के पीछे छिपा हुआ था। अपने आलीशान परिवेश के बावजूद तुतनखामुन एक नाजुक व्यक्ति थे, जो अपने शाही वंश के शारीरिक बोझ से दबे हुए थे। 2005 में शोधकर्ताओं ने उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके उनके संरक्षित शरीर की जांच की। उनका उद्देश्य सीधा सादा था, उनकी मृत्यु के रहस्य को सुलझाना। लंबे समय से चली आ रही धारणाओं के अनुसार इसमें साजिश का संदेह था और यह अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि किसी परिचित ने उनके सिर पर घातक प्रहार किया होगा। हालांकि स्कैन ने इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार की चोट का कोई सबूत नहीं मिला। स्कैन से पता चला कि उसकी खोपड़ी में जो छेद था वह किसी हिंसक कृत्य के कारण नहीं, बल्कि ममीकरण प्रक्रिया का परिणाम था।
स्कैन ने एक बेहद दुखद सच्चाई को उजागर किया। तुतनखामुन जन्म से ही कमजोर था। लगभग 5 फीट 6 इंच की लंबाई होने के बावजूद उनके शरीर में ताकत की कमी थी। उनका बायां पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ था और पैर की उंगलियों की हड्डियां क्षीण होती जा रही थीं। हर कदम उनके लिए असहनीय पीड़ादायक होता था, क्योंकि उन्हें सामान्य रूप से चलने में बहुत मुश्किल होती थी। उनकी लंगड़ाहट उनके शारीरिक कष्ट की निरंतर याद दिलाती थी। इसका प्रमाण उनके दफन स्थल पर मिला, जहां 130 से अधिक छड़ियां खोजी गईं। ये छड़ियां महज अधिकार दर्शाने वाली सजावटी वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि व्यावहारिक सहायक उपकरण थीं, जिन पर भारी उपयोग के निशान थे। बार बार पकड़ने से हैंडल चिकने हो गए थे, जबकि जमीन से लगातार संपर्क के कारण नोक घिस गई थी। यह स्पष्ट था कि यह सम्राट अपनी कम उम्र के बावजूद पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने से पहले ही चलने फिरने के लिए सहायता की आवश्यकता महसूस करता था। उनके युग की कलाकृतियों में उन्हें अक्सर बैठे हुए दिखाया जाता है, जो राजाओं के सीधे खड़े होने के सामान्य चित्रण से भिन्न था। बैठने की उनकी प्राथमिकता व्यक्तिगत आराम के कारण नहीं, बल्कि व्यावहारिकता के कारण थी। स्कैन में अन्य समस्याएं भी दिखाई दीं। उनके तालू में दरार थी, जिसके कारण मुंह के ऊपरी हिस्से में गैप होने से उन्हें बोलने और खाने में कठिनाई होती थी। इसके अलावा उनकी रीढ़ की हड्डी में अमसासी असामान्य झुकाव था, जिससे उनके शरीर पर लगातार दबाव बना रहता था। ये कठिनाइयां उनके छोटे से जीवन काल में एक बोझ की तरह थीं। उनका निधन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई तरह की कमजोरियों के एक साथ आने का परिणाम था। अपनी मृत्यु से पहले उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जो पहले से ही उनके लिए कष्ट का कारण बना हुआ था। फ्रैक्चर काफी गंभीर था और घुटने के पास स्थित था, जिससे संक्रमणों के उचित उपचार की अनुपलब्धता के समय में गंभीर खतरा पैदा हो गया था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पता चला कि वे मलेरिया के एक गंभीर प्रकार से पीड़ित थे। शरीर पहले से ही कमजोर होने के कारण वे चोट और बीमारी दोनों का एक साथ सामना करने में असमर्थ थे। लगभग 19 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ, लेकिन अलग तरीके से। अंका सेनामुन न केवल उनकी संगिनी थीं, बल्कि उनकी सौतेली बहन भी थीं। उनके विवाह का उद्देश्य शाही वंश की शुद्धता बनाए रखना और राजवंश की निरंतरता सुनिश्चित करना था। जब उनका विवाह हुआ, तब वे दोनों बहुत युवा थे। उन्हें अभी भी बच्चे ही माना जाता था और उन्हें एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन दोनों को एक ही दोषपूर्ण आनुवंशिक वंश विरासत में मिला था। उन्होंने संतान प्राप्ति के प्रयास किए। उन्होंने 2 बार कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही प्रयास असफल रहे। एक गर्भावस्था प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त हो गई, जबकि दूसरी गर्भावस्था बच्चे के जन्म से ठीक पहले समाप्त हो गई। उन्होंने अपनी 2 बेटियों को खो दिया, जिन्हें जीने का मौका ही नहीं मिला। शाही परिवार के लिए यह मात्र एक असफलता से कहीं अधिक था। यह उस युवा दंपत्ति के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, जिन्होंने अपना परिवार बसाने की आशा रखी थी। तुतनखामुन की मृत्यु के बाद अंका सेनामुन अकेली रह गईं। अपनी कम उम्र के बावजूद वह सत्ता के लिए होड़ कर रहे प्रभावशाली पुरुषों के बीच फंसी हुई थीं। सिंहासन के इच्छुक सेवक से जबरन शादी किए जाने की आशंका से चिंतित होकर उसने मिस्र से बाहर शरण लेने का पुरजोर प्रयास किया। दुर्भाग्यवश उसकी यह जटिल योजना निष्फल सिद्ध हुई, क्योंकि उसकी सहायता के लिए भेजा गया व्यक्ति कभी उसके पास नहीं पहुंच पाया। अंततः वह इतिहास के अभिलेखों से गायब हो गई। धीरे धीरे उसका नाम भुला दिया गया। उसकी बातें सुनाई देना बंद हो गईं। उसके न रहने से राजवंश का अंत हो गया। लेकिन इस परिवार की हालत इतनी खराब क्यों थी? वे इतने कमजोर क्यों दिख रहे थे? देखते रहिए। एक विचित्र साम्राज्य। आधुनिक विज्ञान ने एक छिपे हुए सत्य को उजागर किया है।
जो केवल राजा तुतनखामुन तक ही सीमित नहीं है। यह पुस्तक उनके पिता पर भी प्रकाश डालती है, जो एक ऐसे अनूठे राजा थे कि भावी शासकों ने उनके अस्तित्व को इतिहास से मिटाने का प्रयास किया। अखेनातेन के नाम से जाने जाने वाले वे प्राचीन इतिहास में एक अत्यंत विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। उनके शासनकाल का प्रत्येक पहलू और उनके परिवार तथा कला का चित्रण विशिष्ट और अपरंपरागत था। अखेनातेन से पहले मिस्र में हजारों वर्षों से अनेक देवताओं में विश्वास किया जाता था। ये देवता जीवन और मृत्यु के विभिन्न पहलुओं से जुड़े थे। सूर्य देवता और देवताओं के राजा अमून के पास अपार शक्ति थी। ओसिरिस परलोक का स्वामी था, जबकि आइसिस जादू और उपचार का प्रतीक थी। कई अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती थी। इन देवताओं की सेवा करने वाले पुजारियों के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे। थेब्स में अमून के पुजारी विशेष रूप से धनी और प्रभावशाली थे, यहाँ तक कि कई बार वे सत्ता और नियंत्रण के लिए फराओ से भी प्रतिस्पर्धा करते थे। जब अखेनातेन सिंहासन पर बैठा तो उसने एक बड़ा बदलाव ला दिया। उसने घोषणा की कि पारंपरिक देवताओं की अब पूजा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केवल एटेन ही, जिसका प्रतीक चमकता हुआ सूर्य चक्र है, सही मायने में देवता है। यह परिवर्तन केवल धार्मिक प्रकृति का नहीं था, इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम भी हुए। पुराने देवताओं को समाप्त करके अखेनातेन ने पुरोहितों के प्रभाव को कमजोर कर दिया और पृथ्वी पर एटेन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सारी शक्ति स्वयं में केंद्रित कर ली। उन्होंने धार्मिक महत्व के लंबे इतिहास वाले शहर थेब्स को छोड़कर एक और भी चरम कदम उठाया। उन्होंने अपने दल को रेगिस्तान में गहराई तक ले जाकर एक बिल्कुल नए शहर के निर्माण के निर्देश दिए। इस नए शहर का नाम अखेतेन रखा गया, जो उस विशाल क्षेत्र का प्रतीक था जहां सूर्य देवता अतेन की पूजा की जाती थी। वर्तमान में इस स्थान को अमरना के नाम से जाना जाता है। शहर का तेजी से विकास हुआ, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश से सुसज्जित मंदिर, उच्च वर्ग के लिए आलीशान आवास और सूर्य देवता की आराधना के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्र शामिल थे। अमरना में कुछ सचमुच असाधारण चीज सामने आई। इस युग की कला ने पारंपरिक मिस्र के मानकों को चुनौती दी। अतीत में फराओ को दोष रहित और शक्तिशाली प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता था, हालांकि अमरना कला ने इन मानदंडों को तोड़ दिया। अखेनातेन के चित्रण में उनका चेहरा लंबा, गर्दन पतली और पेट हल्का गोल दिखाया गया है। उनके चौड़े कूल्हे, नाजुक रूप और अस्पष्ट लैंगिक लक्षण उस समाज में आश्चर्यजनक थे जो शारीरिक शक्ति और अनुपात को महत्व देता था। रानी नेफर्टिटी, जिनसे उनकी शादी हुई थी, का रूप रंग सुंदर और आकर्षक था और उनका चेहरा शांत और सौम्य था। उनके बच्चों, विशेष रूप से उनकी 6 बेटियों को अक्सर चित्रों में दर्शाया गया है। इन बच्चियों को लंबी खोपड़ी और पतले अंगों के साथ चित्रित किया गया है, जो अपने माता पिता के आसपास खेल कूद में मग्न रहती हैं, उनकी गोद में बैठती हैं और उनका स्नेह पाने की कोशिश करती हैं। शाही परिवार के भीतर इस स्तर की घनिष्ठता को कला में पहले शायद ही कभी दर्शाया गया था। वर्षों तक विद्वान इन चित्रों की व्याख्या करने में लगे रहे और यह अनुमान लगाते रहे कि क्या परिवार की यह विचित्र शारीरिक बनावट किसी आनुवंशिक असामान्यता के कारण हो सकती है। लंबे सिर और पतले शरीर ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया, जिनमें से कई ने आनुवंशिक कारकों को सबसे संभावित कारण माना। हालांकि इन सिद्धांतों को पुष्ट करने वाले ठोस प्रमाण कभी नहीं मिले। अमरना की विचित्र कला महज एक शैली नहीं थी, यह एक ऐसे शासक का प्रतिबिंब थी जिसने अतीत को नकार दिया और दुनिया को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास किया। इसमें एक ऐसे परिवार का चित्रण किया गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, कोमल लेकिन नाजुक। जब अखेनातेन का देहांत हुआ तो उनके विचारों को तुरंत मिटा दिया गया। उनका शहर वीरान हो गया, स्मारकों से उनका नाम मिटा दिया गया
उनकी कला को दफना दिया गया। इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया कला में पुत्रों की अनुपस्थिति ने। अखेनातेन और नेफर्टिटी को बार बार उनकी बेटियों के साथ दिखाया गया है, लेकिन उनके साथ कोई लड़का नजर नहीं आता। इससे एक परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है, अगर उनकी सिर्फ बेटियां ही थीं तो तुतनखामुन कहां से आया? बालक राजा का अंत में खुलासा हो गया। प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में लंबे समय तक एक अनसुलझा सवाल बना रहा। तुतनखामुन की असली पहचान रहस्य में डूबी रही। उनके सुनहरे मुखौटे की व्यापक मान्यता के बावजूद शाही परिवार में उनकी सटीक स्थिति अस्पष्ट बनी रही। हालांकि उनके मूल नाम से कुछ सुराग मिले, लेकिन ठोस सबूतों का अभाव था। यह रहस्य सदियों तक अनसुलझा रहा, सुलझने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा। यह सर्वविदित है कि तुतनखामुन हमेशा उस नाम से नहीं जाने जाते थे जिससे वे प्रसिद्ध हैं। मूल रूप से तुतनखातेन नाम से जाने जाने वाले उनके पहले नाम का अर्थ है एटेन के सजीव रूप का प्रतिनिधित्व। इस नाम ने उन्हें अमरना के असाधारण और प्रभावशाली धार्मिक परिवर्तन से जोड़ा और उन्हें अपरंपरागत शासक अखेनातेन से संबंधित बताया। हालांकि इस संबंध की सटीक प्रकृति अस्पष्ट रही। कुछ लोगों का मानना है कि तुतनखातेन उनके पुत्र हो सकते थे, जबकि अन्य ने सुविधा के लिए दूर के पारिवारिक संबंध का सुझाव दिया। उनके संबंधों की सच्चाई अपूर्ण अभिलेखों और मिटाए गए ऐतिहासिक प्रमाणों के कारण अस्पष्ट हो गई थी। 17 वर्षों के शासनकाल के बाद अखेनातेन की मृत्यु पर उनका पूरा साम्राज्य शीघ्र ही बिखर गया। उनके द्वारा शुरू किया गया धार्मिक परिवर्तन भी उनके साथ ही समाप्त हो गया। कभी हाशिए पर धकेल दिए गए अमून के पुजारियों ने तेजी से सत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया और अपने कार्यों में क्रूरता का प्रदर्शन किया। महज 9 साल के एक लड़के को पकड़कर अगला शासक घोषित कर दिया गया। वह लड़का तुतनखातेन ही था। कुछ समय बाद ही उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। तुतनखातेन का नाम बदलकर तुतनखामुन कर दिया गया, जो अमून का प्रतीक था। इस नाम परिवर्तन का गहरा महत्व था, जो एटेन के पतन और प्राचीन देवताओं के पुनरुत्थान का प्रतीक था। युवा शासक को अमरना से प्रस्थान करने का आदेश दिया गया। रेगिस्तान में बसा कभी चहल पहल से भरा यह शहर वीरान हो गया। अंततः प्राकृतिक आपदाओं के कारण रेत से ढक गया और मंदिरों व घरों को धीरे धीरे भुला दिया गया। अखेनातेन के उत्तराधिकारी उसके अस्तित्व के सभी निशानों को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने उसके लिए समर्पित मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, मूर्तियों को तोड़ डाला और दीवारों से उसका नाम और चित्र मिटा दिया। आधिकारिक अभिलेखों में उसके शासनकाल का उल्लेख नहीं किया गया, मानो कालक्रम उसके पिता से सीधे तुतनखामुन तक चला गया हो। यह छल लगभग 3 सहस्राब्दियों तक कायम रहा। इस विनाशकारी घटना के परिणाम स्वरूप शाही परिवार की वंशावली जटिल हो गई। तुतनखामुन की माता की वास्तविक पहचान को लेकर अनिश्चितता बनी रही। अखेनातेन के साथ कील के शासक स्मेनकारा के बारे में भी रहस्य बना रहा। जानबूझकर क्षतिग्रस्त किए गए अभिलेखों ने भ्रम की स्थिति को और बढ़ा दिया, जिसका उद्देश्य अनिश्चितता पैदा करना था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक खंडित दुनिया में प्रवेश किया, जहां उन्हें 2 छोटी मम्मियों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका मिशन एक छिपे हुए सत्य को उजागर करना था, जिसे परिणामों के भय से राजाओं ने छुपा रखा था। प्रयोगशाला में सभी तैयारियां होने के बावजूद प्राचीन डीएनए में ऐसे गहरे राज छिपे थे जिन्हें आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता था। सिंहासन के पीछे छिपी बहन 2008 में जाही हवास द्वारा शाही ममियों के परीक्षण की घोषणा ने विश्व स्तर पर काफी हलचल मचा दी थी। यह कदम महत्वपूर्ण माना गया,
क्योंकि प्राचीन इतिहास में फिरौन की वंशावली एक अत्यंत विवादास्पद मुद्दा है। विशेषज्ञों में त्रुटियों जल्दबाजी में निकाले गए निष्कर्षों या तथ्यों के बजाय बाहरी कारकों से प्रभावित निष्कर्षों की संभावना को लेकर चिंताएं थीं। शुरुआत से ही अपेक्षाओं का बोझ बहुत अधिक था। हवास लंबे समय से मिस्र के शाही अवशेषों की जांच के लिए विदेशी टीमों के विरोध में थे। उनका कहना था कि इतिहास का सम्मान करते हुए मिस्र वासियों को ही अपनी भूमि पर शोध करना चाहिए। डिस्कवरी चैनल द्वारा $50 लाख के बजट से वित्त पोषित एक अत्याधुनिक स्वच्छ प्रयोगशाला काहिरा स्थित मिस्र संग्रहालय के भीतर निर्मित की गई थी। इसका उद्देश्य संदूषण से निपटना था, जो प्राचीन डीएनए के अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा पड़ेगी। प्राचीन डीएनए नाजुक होता है और समय के साथ आसानी से क्षतिग्रस्त होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके अलावा इन मम्मी को इनके प्रारंभिक खोज के बाद से कई बार संभाला गया है, इनका विश्लेषण किया गया है और इन्हें कई बार स्थानांतरित किया गया है। मम्मी के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अनजाने में अपने डीएनए के अंश छोड़ दिए, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक डीएनए प्राचीन अवशेषों को धूल की परत की तरह ढक लेता है। प्राचीन डीएनए में प्रामाणिक आनुवंशिक सामग्री का पता लगाना मिट्टी के ढेर में रेत के एक शुद्ध कण को खोजने के समान था। इसी कारण कई विशेषज्ञों को इस परियोजना पर संदेह था। कुछ ने चेतावनी दी कि किसी अन्य प्रयोगशाला में परिणामों की पुष्टि किए बिना त्रुटियां हो सकती हैं। फिर भी परियोजना आगे बढ़ती रही। टीम सावधानी, सूझबूझ और सटीकता के महत्व से अवगत थी। सटीक इमेजिंग तकनीक की मदद से शोधकर्ताओं ने नमूने प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान निर्धारित करने हेतु प्रत्येक मम्मी की सावधानीपूर्वक जांच की। हड्डियों की मोटी संरचना का गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने उन क्षेत्रों को लक्षित किया जहां प्राचीन आनुवंशिक सामग्री के संरक्षित होने की सबसे अधिक संभावना थी। इस रहस्यमय शाही वंश के केंद्र में स्थित व्यक्तियों का क्रमानुसार विश्लेषण किया गया। सबसे पहले तुतनखामुन की खोज हुई, जिसके बाद उनके मकबरे में 2 छोटी मम्मी मिली। इसके बाद 1907 में मकबरा के 55 में एक असामान्य पुरुष मम्मी मिली। शवपेटिका को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और उसकी पहचान मिटा दी गई थी। उसकी वास्तविक पहचान को लेकर वर्षों तक काफी बहस चली। K35 नामक एक अन्य मकबरे में 2 महिलाओं के शव मिले। वे जमीन पर लापरवाही से लेटी हुई थीं। उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी, जिसके चेहरे की बनावट और बालों के कारण उसके शाही वंश से होने का अनुमान लगाया गया था। दूसरी महिला उम्र में छोटी थी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत था। उसे केवल छोटी महिला के नाम से जाना जाता था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। हड्डियों के नमूनों को एक स्वच्छ प्रयोगशाला में लाया गया। शोधकर्ता 16 आनुवंशिक संकेतकों की तलाश कर रहे थे, जो पारिवारिक संबंधों का संकेत दे सकते थे। इस प्रक्रिया में काफी समय और लगन लगी। धीरे धीरे समाधान सामने आने लगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक खोज 2 छोटी मम्मी की जांच से हुई। आनुवंशिक सामग्री तुतनखामुन से पूरी तरह मेल खाती पाई गई। इसमें कोई संदेह नहीं था। यह निर्विवाद था कि वे उसकी संतान थे। इस रहस्योद्घाटन ने उस चमकते हुए समाधि कक्ष में छिपे निजी दुख को और भी पुख्ता कर दिया। इसके बाद टीम ने अपनी समझ को और विस्तृत किया। यह निर्धारित किया गया कि वह बुजुर्ग महिला वास्तव में रानी टिया थीं, जो अमेनहोतेप तृतीय की पत्नी और तुतनखामुन की दादी थीं। KV55 में मिले ममीकृत शरीर की पुष्टि उनके बेटे के रूप में हुई, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि वह अखेनातेन थे, जो अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे। अंततः तुतनखामुन के पिता की पहचान निश्चित रूप से हो गई। एक सवाल अनसुलझा रह गया। तुतनखामुन की मां ने किसे जन्म दिया था, इसका जवाब युवा महिला ने दिया।
उसके आनुवंशिक परीक्षण के परिणामों से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पहले की मान्यताओं के विपरीत वह नेफर्टिटी नहीं थी, न ही वह कोई कम प्रसिद्ध पत्नी या बाहरी व्यक्ति थी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी पहचान अखेनातेन की जैविक बहन के रूप में हुई, क्योंकि वह अमेनहोतेप तृतीय और रानी टिया की संतान थी। इस प्रकार वह अपने भाई के साथ एक ही वंश साझा करती थी। तुतनखामुन का वंश भाई बहन के मिलन से जुड़ा था। इस एक खुलासे ने कई बातों को स्पष्ट कर दिया। इसने बालक राजा के दुर्बल शरीर और उनकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को भी स्पष्ट कर दिया। इससे उनके बच्चों के गर्भपात के पीछे का कारण स्पष्ट हो गया। शाही वंश की कमजोरी अब कोई रहस्य नहीं रह गई थी। यह वर्षों से परिवार के भीतर सत्ता की शुद्धता बनाए रखने के लिए किए गए अंतर्विवाहों से उपजी थी। वह युवती इतिहास में गुमनाम ही रही, कई अन्य लोगों की तरह उसका नाम भी अतीत में खो गया। इसके बावजूद उसके अवशेषों में एक अनकही कहानी छिपी थी जिसे कोई भी उपकरण मिटा नहीं सकता था। वह एक अनजानी बहन थी, एक उपेक्षित माता पिता थी, एक ऐसा अनमोल टुकड़ा जो कभी नहीं मिला। अब यह रहस्य रेत या पत्थर में दबा नहीं था, यह सीधे हड्डियों में लिखा हुआ था। एक शाही परिवार जिसने देवताओं और इतिहास को आकार देने की कोशिश की, वह प्रकृति से बच नहीं सका। भाई बहन के इस गुप्त रिश्ते ने रहस्य को उजागर कर दिया और मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजा के पीछे छिपी खामोश दर्दनाक सच्चाई को सामने ला दिया। तो भाई बहनों के इस रिश्ते ने टुट के भविष्य को किस प्रकार आकार दिया। वो सुनहरा लड़का जिसे कभी मौका ही नहीं मिला। एक सदी तक सोने ने पूरी दुनिया को मोहित कर रखा था। हम उस युवा सम्राट के चेहरे की चमक, शानदार वाहनों और उनके साथ दफनाए गए असंख्य उत्कृष्ट वस्तुओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इस खजाने ने हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी और हमें एक आदर्श कथा गढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोने से सजे एक युवा राजसी राजा मिस्र पर अपने चरम उत्कर्ष पर शासन कर रहे थे और अचानक दुखद रूप से उनका निधन हो गया। खुदाई दल के सदस्यों की मृत्यु के बाद श्राप की अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों का मानना था कि एक रहस्यमयी शक्ति मकबरे की रक्षा कर रही है और समाधि कक्ष की खामोशी में एक अशुभ संदेश छिपा हुआ है। यह कहानी रोमांचक और डरावनी दोनों थी, जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत थी। उस पर कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं किया गया था, न ही उसे कोई दैवीय दंड मिला था। वास्तविक दुहक मकबरे की दीवारों पर नहीं था, वह दुहक स्वयं तुतनखामुन के भीतर बसा हुआ था। सच्ची कहानी रहस्य के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। यह विज्ञान के क्षेत्र पर केंद्रित था और किसी भी मिथक से कहीं अधिक दुखद था। 2010 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक ऐसा कार्य पूरा किया जो पुरातत्वविदों द्वारा पहले कभी नहीं किया गया था। एक पोर्टेबल डीएनए प्रयोगशाला का उपयोग करते हुए उन्होंने तुतनखामुन और उनके परिवार के सदस्यों के अवशेषों से सावधानीपूर्वक नमूने निकाले। यह खोज महज एक रहस्योद्घाटन नहीं थी, बल्कि 3 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से छिपे एक पारिवारिक रहस्य को उजागर करती है। डीएनए विश्लेषण के परिणामों ने तुतनखामुन के जीवन के सभी बिखरे हुए पहलुओं को एक साथ जोड़ दिया, जिससे उनके माता पिता के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली। यह पता चला कि उनके पिता वही मम्मी थे जो मकबरा के 555 में मिली थी और जिनकी पहचान विधर्मी राजा अखेनातेन के रूप में हुई थी, जबकि उनकी माता वही मम्मी थीं जिन्हें मकबरा के 535 में मिली युवती के रूप में संदर्भित किया गया है। उस खुलासे के बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। वह युवती अखेनातेन की अनेक विवाह साझेदारियों में से एक नहीं थी। वह उसके माता पिता दोनों की ओर से सगी बहन थी। तुतनखामुन का जन्म भाई बहन के घनिष्ठ संबंध से हुआ था। यह गठबंधन केवल सत्ता बनाए रखने के लिए
एक रणनीतिक गठबंधन नहीं था। इसके गंभीर आनुवंशिक परिणाम हुए। अमरनाकाल की अनोखी कलाकृतियां अचानक समझ में आने लगीं। विद्वान लंबे समय से अखेनातेन के शासनकाल के अनूठे चित्रणों पर बहस कर रहे हैं। शाही परिवार को लंबी खोपड़ी, पतली गर्दन, कोमल पेट, चौड़े कूल्हे और लगभग स्त्रीत्वपूर्ण शरीर के साथ चित्रित किया गया था। यह पूर्व शासकों के सशक्त और दोष रहित स्वरूपों से बिल्कुल अलग था। इसके कई स्पष्टीकरण दिए गए। कुछ लोगों का मानना था कि यह कलाकृति प्रतीकात्मक थी, जो सूर्य देवता एटन के साथ आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती थी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शाही परिवार किसी असामान्य बीमारी से ग्रसित रहा होगा। डीएनए विश्लेषण के निष्कर्षों के कारण चर्चा ने एक नया मोड़ ले लिया। कई अन्य बीमारियों की संभावना को खारिज कर दिया गया, लेकिन एक अधिक गंभीर बीमारी का निदान किया गया। यह कलाकृति कल्पना की उपज या प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि यह एक परिवार में दशकों से चले आ रहे अंतर्विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाले शारीरिक नुकसान को दर्शाती थी, जिसका चरम उदाहरण भाई बहनों द्वारा एक साथ संतान उत्पन्न करना था। क्या होगा यदि अखेनातेन ने इन विशेषताओं को नकारात्मक गुणों के बजाय सकारात्मक रूप में देखा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इन्हें दैवीय कृपा का संकेत माना हो? शायद उनका मानना था कि उनकी असामान्य शारीरिक बनावट और खोपड़ी इस बात का प्रमाण है कि उन्हें और उनके परिवार को सूर्य देवता ने विशेष रूप से चुना है। इस दृष्टिकोण से कलाकृति का रंग और भी गहरा हो जाता है। यह प्रचार के एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाती है जो उस पतन का महिमा मंडन करता है, जो अंततः उसके राजवंश के पतन का कारण बनेगा। यह सब तुतनखामुन को विरासत में मिला था। उसके छोटे से जीवन में हर बीमारी, हर कमजोरी, हर दर्द का अंततः एक कारण था। जन्म से ही वह नाजुक था। उसका गंभीर टेढ़ा पैर महज एक मामूली असुविधा नहीं थी। यह एक ऐसी दुर्बल करने वाली बीमारी थी जिसने उनके बाएं पैर को विकृत कर दिया था, जिससे हर कदम पर उन्हें असहनीय पीड़ा होती थी। उनकी कब्र से मिली 130 से अधिक छड़ियां मात्र शक्ति का प्रतीक नहीं थीं। वे उनकी गतिशीलता के लिए आवश्यक उपकरण थीं। कई छड़ियों पर अत्यधिक टूट-फूट के निशान थे। यह कोई शाही व्यक्ति नहीं था जो रथ पर सवार होकर युद्ध में उतर रहा हो, बल्कि यह एक छोटा लड़का था जो अपना संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्कैन के दौरान पता चला कि उनके पैर की हड्डियां कमजोर और क्षतिग्रस्त थीं। अपर्याप्त रक्त संचार के कारण एक हड्डी धीरे धीरे खराब हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार दर्द बना रहता था। उनकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन भी उनकी तकलीफ को बढ़ा रहा था। उनके शरीर को प्रतिदिन तनाव और दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उनके तालू में दरार भी थी, जो उनके मुंह के ऊपरी हिस्से में एक छेद होता है। संभवतः इसी वजह से उनकी बोलने की क्षमता प्रभावित होती थी और वे नियमित रूप से बीमार पड़ते थे। सांस लेने और भोजन ग्रहण करने में उन्हें काफी कठिनाई होती होगी। यहां तक कि उनकी कब्र से मिली वस्तुएं, जैसे कि दर्द निवारक माने जाने वाले बीज और जड़ी बूटियां भी उनके कष्टों से भरे बचपन की ओर इशारा करती हैं। उनकी हड्डियां नाजुक थीं और थोड़ी सी ताकत से भी टूट सकती थीं। उसके शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता नहीं थी। आनुवंशिक रूप से देखा जाए तो उसका भाग्य जन्म से पहले ही तय हो चुका था। यह भाग्य का मामला नहीं था, बल्कि आनुवंशिक विरासत का परिणाम था। इस सच्चाई के सामने आने से उनकी मृत्यु एक अलग ही कहानी बयां करती है। इसमें न तो कोई साजिश थी और न ही किसी श्राप का कोई संकेत। यह बस उनके शरीर की चोट और बीमारी दोनों को एक साथ सहन करने की असमर्थता का परिणाम था। पैर टूटने और फिर मलेरिया के गंभीर संक्रमण से ग्रसित होने के बाद उसकी पहले से ही कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली बचाव करने में असमर्थ थी। यह सब
सुनहरे मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था। एक बच्चा एक अशांत परिवार में पैदा हुआ, अव्यवस्था से घिरा हुआ था और कम उम्र में ही उस पर भारी जिम्मेदारियां आ पड़ी थीं। भले ही वह देखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उन्होंने जीवन भर कष्ट सहे थोड़े समय के लिए सत्ता संभाली। असमय ही उनका निधन हो गया और वे अपने पीछे ऐसे बच्चे छोड़ गए जिन्होंने कभी जीवन का सही अर्थ नहीं समझा। तुतनखामुन का असली दुख उनकी मृत्यु में नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन जीने के अवसर से वंचित रहने में निहित है। भ्रूण मम्मी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी खोजपूर्ण वीडियो देखने को मिलें। जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर चल रहे अन्य वीडियो भी देखें।